बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई मुझे अक्सर कहता था कि जब तुम्हारी भाभी आएगी तो उसे देखते ही पीला दुपट्टा उड़ा देना। मैं बड़ी हैरान होती थी क्योंकि भाई तो सिर्फ 15 साल का था। और फिर 10 साल बाद जब भाई की शादी हुई तो मुझे वो बात याद थी। मैंने भाभी के आते ही उसे पीला दुपट्टा उड़ा दिया। मेरे सर पर तो सातों आसमान गिर पड़े। जब दुपट्टा उड़ते ही भाभी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया था और मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है यार। मैंने फोन पर अपनी सहेली को कहा। वो बोली, हाँ बिल्कुल, मगर मैं सेकंड पोजीशन के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आने की कोशिश ही करती रही। मैंने जोर का कहका लगाया, अच्छा अब फोन बंद करो, मैंने ये खुशखबरी अम्मी को भी सुनानी है। अच्छा ठीक है, मगर दावत का इंतजाम करो और मुझे बुलाना ना भूलना। ठीक है ठीक है, ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और अम्मी के कमरे में खुशी से भागते हुए पहुंच गई। अम्मी अपने बिस्तर पर लेटी मुंह में कुछ पढ़ रही थी। मैं अम्मी के बिस्तर पर बैठ गई और मैंने धीरे से अम्मी के पैरों को हिलाते हुए कहा, अम्मी। अम्मी ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। क्या हुआ है कमबख्त? मैं तो जलतू जलालतू का व्रत कर रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, अम्मी क्या फिर कोई मुसीबत आ रही है जिसका आपको पहले से इल्म हो गया है? अम्मी मुझे एक चपत लगाते हुए बोली, इसीलिए ज्यादा तालीम बंदे का दिमाग खराब कर देती है। अरे भाई, तुझे पढ़ाकर मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे क्या पता था कि तू पढ़ लिख कर मुझे ही पढ़ाना शुरू कर देगी। अम्मी ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी अम्मी के पीछे पीछे चल पड़ी और बोली, अम्मी मेरी बात तो सुन ले, मेरा रिजल्ट आ गया है और वो भी बीए फर्स्ट डिवीजन। अम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा और कुछ सोचते हुए बोली, चलो शुक्र है, ये लिखने पढ़ने की मुसीबत भी खत्म हुई। आज ही बड़ी आपा को फोन करती हूँ कि तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। हाँ अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं खुशी खुशी आपको इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और आप मुझे एक नई मुसीबत में डाल रही हैं। अम्मी ने मुझ पर एक नज़र डाली और बड़े इत्मीनान से ये कहते हुए किचन में चली गई। मैंने कौन सा तुझसे कोई मशवरा मांगा है। मैंने अम्मी की बात सुनी और पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पता नहीं मैं किस घर में पैदा हो गई हूँ। सारा दिन अम्मी का सिवाय वजीफे करने के अलावा और कोई काम नहीं था। हम दो बहनें और हमारा एक भाई था। हमारे पूरे खानदान का यह अकीदा था कि जब भी कोई नई नवेली दुल्हन लाई जाती तो उसे पीला दुपट्टा उड़ा दिया जाता। हमारे खानदान में ये माना जाता था कि पीला दुपट्टा दुल्हन को उड़ाने से खुशहाली और बरकत आती है और आने वाली बलाएं टल जाती हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी अजीबो गरीब तोहमात मेरे खानदान में पाई जाती थी। अभी मैं यही सोच रही थी कि फोन की घंटी बजी। अम्मी किचन से ही मुझे पुकारते हुए बोली, किरण फोन सुनो, किसका फोन आया है? मेरा मूड सख्त खराब था। मैं पांव पटकते हुए अपने कमरे से निकली। फोन उठाया तो खाला ने कहा कि जल्दी से अम्मी से बात कराओ। मैंने कहा, अम्मी खाला का फोन है, कह रही हैं कि जल्दी से अम्मी से बात कराओ। अम्मी हाथ साफ करते हुए ड्राइंग रूम में आई और बोली, अल्लाह खैर करे, सब खैरियत ही हो। अम्मी ने मेरे हाथ से फोन लिया और अपने कानों से लगा लिया। क्या बात है शगुफ्ता, सब खैरियत है ना? खाला ने कहा, हाँ सब खैरियत है, सिर्फ तुम्हें यह याद कराने के लिए फोन किया है कि कल बारात में आते हुए पीला दुपट्टा जरूर लेकर आना। मुझे दादी ने जो पीला दुपट्टा दिया था ना, वो मिल ही नहीं रहा। अम्मी बोली, हाँ हाँ तुम फिक्र न करो, मैं जरूर ले आऊंगी, मुझे बिल्कुल याद है। अम्मी ने खाला से चंद और बातें की और फोन बंद करके मुझे बोली, किरण जल्दी से जाओ और बड़ी वाली अलमारी से पीला दुपट्टा निकाल कर मेरे बिस्तर पर रख दो, ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर मैं भूल जाऊं। मैंने कहा, अम्मी हमारे खानदान में लोग खाना खाना तो भूल सकते हैं मगर पीला दुपट्टा लाना नहीं भूल सकते। अम्मी ने झुंझलाते हुए कहा, जो कहा है वो कर ले, मेरा दिमाग मत खा। अगले दिन बारात लेकर हम दुल्हन के घर पहुंचे। दुल्हन वालों ने स्टेज बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, मगर खाला ने क्या हरकत की। बजाय इसके कि वो दुल्हन के हाथ पर पैसे रखती, उन्होंने पीला दुपट्टा दुल्हन को उड़ाते हुए कहा, बेटा ये दुपट्टा हमारे खानदान की निशानी है, तुमने हमेशा इसकी हिफाजत करनी है। उफ अल्लाह, मुझे इतनी शर्म आई। लोग भी क्या सोचेंगे कि किस तरह के जाहिलाना लोग हैं। मैंने आहिस्ता से खाला के कान में कहा, खाला अल्लाह का वास्ता है, दुल्हन को ये पीला दुपट्टा घर जाकर उड़ा दीजिएगा, यहां क्यों हम सबका मजाक उड़वा रही हैं? खाला ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, जो खानदान की रिवायत की पासदारी नहीं करता, दरअसल सबसे बड़ा वही जाहिल है। मुझे तो कुछ समझ न आई कि आगे क्या बोलूं। खाला ने तो बात ही खत्म कर दी थी।
खुदा का शुक्र है कि जल्दी जल्दी सारी रस्में मुकम्मल हुई और हम दुल्हन को लेकर घर पहुंच गए। दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचाया। दुल्हन ने बदस्तूर पीला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। दुल्हन को घर लाने के बाद सारी रस्में मुकम्मल हुई और मेहमान भी अपने घरों को चले गए। हम भी सोने की तैयारी करने ही लगे थे कि फोन की घंटी बजी। खाला के बड़े बेटे, जिनकी शादी थी, उन्होंने फोन उठाया और अचानक चिल्लाते हुए बोले, क्या? किस अस्पताल में? हम सब ने चौंक कर शजील भाई की तरफ देखा। उन्होंने फोन बंद किया और बोले, बारात के साथ अब्बू पीछे पीछे आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। अम्मी, आप तैयारी कर लें, हम अस्पताल चल रहे हैं। खाला ने कहा, हाय अल्लाह, तभी तो मैं कहूं कि तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए हैं। हमारे साथ आने वाले मेहमान भी वापस चले गए हैं, मगर तुम्हारे अब्बा नहीं आए। मैंने कुछ देर पहले उन्हें फोन भी किया था, मगर उनका फोन बंद आ रहा था। अम्मी ने कहा, अरे ये सब बातें छोड़ो, अस्पताल पहुंचते हैं। और हम सब अस्पताल पहुंचे। खालू की हालत सीरियस थी। डॉक्टर्स ने खालू को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर कमरे में शिफ्ट कर दिया था। एक डॉक्टर ने हमें कहा कि चोटें तो काफ़ी आई हैं, मगर अब परेशानी की कोई बात नहीं। बर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से वो बच गए हैं। और हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मी फौरन बोली, शुक्र कर शगुफ्ता, तूने दुल्हन को पीला दुपट्टा उसके घर पर ही उड़ा दिया था। यकीनन उसी की बरकत से भाई साहब बच गए हैं। खाला ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। अम्मी और खाला की ये बातें सुनकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा था। शादी खत्म होने के चंद दिन बाद हम लोग घर वापस आ गए। अम्मी ने बड़े भाई का रिश्ता तय कर दिया था और चंद दिनों के बाद हम भी भाई की बारात की तैयारी करने में मसरूफ हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सिर्फ 13 साल की थी और बड़े भाई 15 साल के थे। एक दिन भाई ने दादी का दिया हुआ पीला दुपट्टा मुझे देते हुए कहा था कि जिस दिन तुम्हारी भाभी इस घर में दुल्हन बनकर आएगी, तुमने सबसे पहले ये पीला दुपट्टा अपनी भाभी को उड़ाना है। उस वक्त तो मुझे ये बात कुछ समझ ना आई, मगर अब तो मुझे किसी को बताते हुए भी शर्म आती थी कि मेरे घर वाले किस तरह की फजूल किस्म की तोहमात पर यकीन रखते हैं। हम दोनों बहनें अपनी होने वाली भाभी के लिए खरीदे गए कपड़ों को पैक कर रही थी कि जल्दी से अम्मी कमरे में आई और बोली, किरण, इधर आना जरा। मैं उठने लगी तो वो बोली, चल तू बैठी रह। फरजाना, तू जरा बाहर आ। फरजाना उठकर अम्मी के साथ बाहर आ गई। अम्मी बाहर सहन में बैठी सिलाई मशीन पर हमारी आने वाली भाभी के दुपट्टों में बहुत खूबसूरत लेसेस लगा रही थी। मैं कुछ देर तो बैठी रही, फिर मुझे तजस्सुस हुआ कि जाकर देखूं तो कि अम्मी ने फरजाना को इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है। मैं सहन में गई और मैंने देखा कि अम्मी सिलाई मशीन पर दुपट्टे में लेस लगा रही हैं और मेरी छोटी बहन फरजाना उनसे कुछ फासले पर तेज तेज कदमों के साथ चल रही है। फिर अम्मी ने फरजाना को कहा, फरजाना थोड़ा और तेज चल। और फरजाना मजीद तेज चलने लगी और अम्मी ने मशीन को मजीद तेज चलाते हुए कहा, कमबख्त, जल्दी सिल भी जा ताकि मैं कोई और दूसरा काम करूं। मैंने ये देखा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी यहाँ क्या हो रहा है और ये फरजाना इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? अम्मी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, एक तो ये भी बला की तरह मेरे सर पर मंडलाती रहती है। मैंने दोबारा पूछा, अम्मी बता भी दें? तो वो बोली, मेरी बेटी फरजाना बहुत बरकत वाली बेटी है। जब ये तेज तेज चलती है तो मेरे बिगड़े काम संवरने लगते हैं। मैंने कई बार आजमाया है। अभी मेरी मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी और ठीक काम नहीं कर रही थी। अरे वाह, तैयार हो गया मेरा दुपट्टा। अम्मी ने मुस्कुराते हुए दुपट्टे को देखते हुए कहा, चलो फरजाना बेटा, तुम्हारा अब काम खत्म हो गया। अब तुम दोनों बहनें अंदर जाओ और जल्दी जल्दी बकाया कपड़े पैक कर लो। मैंने इंतहाई हैरत के आलम में अम्मी से कहा, अम्मी आप ये क्या करती रहती हैं? वो बोली, किरण, तेरे साथ दिमाग खपाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और ये कहकर अंदर चली गई। मैं तो हैरत के समंदर में डूबी हुई थी। न जाने अम्मी के दिमाग में ऐसे आइडियाज कहाँ से आ जाते थे। और ऊपर से अब्बू भी अम्मी के सामने बेबस नजर आते थे। घर में शादी का माहौल था, बहुत रौनक थी। सारे मेहमान और रिश्तेदार आए हुए थे। हमारा एक ही भाई था, इसीलिए अम्मी ने भाई की शादी बहुत धूमधाम से की थी। उपटन और मेहंदी पर भी बहुत खर्चा किया था। और आज हम भाई की बारात लेकर दुल्हन की तरफ जा रहे थे। हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं और हमसे ज्यादा खुश किस्मत वाला वो पीला दुपट्टा था जिसे अम्मी ने बड़े एहतमाम से अपने गले में डाला हुआ था कि कहीं गुम न हो जाए। मेरा दिल तो कर रहा था कि आज अम्मी का ये दुपट्टा कहीं गुम ही कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आखिरकार सब कुछ खैरियत से हो गया। हम दुल्हन को लेकर घर पहुंच गए। मैंने अपनी प्यारी भाभी को उनके कमरे में पहुंचाया
भाभी को उनके बेड पर बिठाकर मैं भी उनके पास ही बैठ गई। मैं ज़्यादा इसलिए भी खुश थी कि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, और मुझे लगता था कि हमारे घर में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने में अम्मी पीला दुपट्टा लेकर कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, बेटा, ये दुपट्टा भाभी को उड़ा दो। मैंने दुपट्टा भाभी को उड़ा दिया और अम्मी भाभी के पास बैठकर बैठते हुए बोली, बेटा, नई आने वाली दुल्हन को पीला दुपट्टा उड़ाना हमारे खानदान की रिवायत है। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि इस तरह करने से घर में बरकत और खुशहाली आती है और बलाएं चलती हैं। हम तो सदियों से अपने बुजुर्गों की इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं, और सच पूछो तो हमने आज तक यही देखा है कि बुजुर्ग जो भी कहते हैं ठीक ही कहते हैं। अम्मी ये बात कर ही रही थी कि फरजाना की चीखने की आवाज़ आई। फरजाना की चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और अम्मी कमरे से भागे। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे। उसी वक्त भाई की सहन में से आवाज़ आई, अम्मी जल्दी आए। हम सहन में पहुंचे तो ये देखकर हमारे तो पैरों से जमीन निकल गई कि फरजाना बुरी तरह जख्मी थी और जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। भाई ने कहा, अम्मी फरजाना छत से गिर गई है, मैं गाड़ी निकालता हूं, हमें फौरन फरजाना को अस्पताल पहुंचाना है। अब्बू भी भागते हुए पहुंच गए। हम फरजाना को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने बताया कि फरजाना की हालत बहुत सीरियस है। फरजाना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर आया था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अम्मी बहुत रो रही थी। हम सब बहुत परेशान थे। अब्बू ने भाई से कहा, बेटा, हम नई नवेली दुल्हन लेकर आए हैं, वो भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम घर जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। भाई नहीं मान रहे थे, मगर अब्बू ने भाई को जबरदस्ती घर भेज दिया। ऑपरेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। हम सब डॉक्टर के बाहर आने के ही मुंतजर थे। डॉक्टर ने अब्बू को बताया कि शुक्र है कि आपकी बेटी की जान बच गई है, मगर उसकी दोनों टांगों में 2-3 जगह फ्रैक्चर आए हैं। हमने प्लस्तर कर दिया है, बस अब आपने अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फरजाना को डिस्चार्ज करने में कुछ दिन मजीद लग जाएंगे। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद डॉक्टर ने फरजाना को कमरे में शिफ्ट कर दिया। मगर मुसीबत कब पूछ कर आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुसीबतें पहले से ही इंतजार में खड़ी थीं और सामने आने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। आज भी हमारे साथ यही हो रहा था। भाई घर पहुंचे। भाई के पास घर की चाबी थी। उन्होंने जैसे ही मेन गेट खोला तो पीछे से 2 निकाबपोश अफराद ने भाई के सर पर बंदूक रख दी और बोले, अंदर चलो। रात के 3 बज रहे थे। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। घर पर भी भाभी के साथ उनकी एक बहन और खाला आई थी, यानी घर पर कोई मर्द नहीं था, सिर्फ खवातीन थी। भाई किसको मदद के लिए पुकारते। वो खामोशी से अंदर चले आए और वो निकाबपोश मुसल्ला अफराद भी अंदर चले आए। उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और बंदूक भाई के सर पर रखे घर के अंदर दाखिल हो गए। भाभी और उनके साथ आई उनकी खाला और बहन तीनों फिक्र से ड्राइंग रूम में बैठे हमारा ही इंतजार कर रही थी। वो भाई के सर पर बंदूक रखे ड्राइंग रूम में ही दाखिल हुए तो घर में मौजूद खवातीन की चीखें निकल गईं। उनमें से एक मुसल्ला शख्स ने उन्हें बंदूक दिखाते हुए कहा, चुप करके सब यहीं बैठ जाओ। शोर मचाया तो सबको बंदूक की खुराक से गहरी नींद सुलाकर डकैती कर लेंगे, समझ गए। वो दोनों चोर थे। उनमें से एक के पास एक बैग था। एक चोर ने बैग खोला, उसमें से रस्सी निकाली और भाई को रस्सी से बांध दिया और भाई के मुंह पर टेप लगा दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे सोफे पर भाभी और उनकी बहन और खाला को भी बिठा दिया। एक चोर उनके पास बंदूक लेकर बैठ गया और उनकी निगरानी करने लगा। निगरानी करने वाले चोर ने दूसरे चोर से कहा कि तुम अंदर जाकर अलमारियों की तलाशी लो, जितना माल इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है सब उठा कर ले आओ। ये नई नवेली दुल्हन तो अपने सारे जेवरात यही निकाल कर मुझे दे देगी। उसकी बात सुनकर दूसरा चोर कमरों की तलाशी लेने लगा। उन्होंने किसी कमरे की कोई अलमारी, कोई दराज नहीं छोड़ी थी। घर में जितना सोना और पैसे पड़े थे सब इकट्ठे कर लिए और जुल्म तो ये किया कि भाभी के कानों से झुमके तक उतरवा लिए। और सारी डकैती इंतहाई तसल्ली से करने के बाद वो चलते बने। भाभी की खाला ने भाई को खोला और घर में एक कोहराम मच गया। भाई ने फोन करके अब्बू को बताया। अम्मी का तो बीपी लो हो गया। फरजाना तो अभी होश में आई नहीं थी, ऊपर से अम्मी भी शदीद डिप्रेशन लेकर अस्पताल में ही दाखिल हो गई। अब्बू घर गए। भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके सारे जेवरात चोर लूट कर ले गए थे। अब्बू ने तो अपना सर पकड़ लिया। अब्बू की उम्र भर की कमाई लुट चुकी थी, मगर अब क्या कर सकते थे सिवाय सुबह का इंतजार करने के। सुबह हुई तो अब्बू और भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
थाने में डकैती की FIR दर्ज कराई। उधर फरजाना तो बीमार थी ही, इधर अम्मी भी बीमार हो गई। थाने में FIR दर्ज करा के सब घरवाले हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक 5 दिन के बाद डॉक्टर ने फरजाना को डिस्चार्ज कर दिया। अम्मी की तबीयत भी अब बेहतर थी, मगर घर में होने वाली डकैती ने हमें कंगाल कर दिया था। कई दिन गुजर चुके थे, मगर न किसी को भूख लगती थी और न प्यास। अब्बू और भाई सुबह शाम थाने के चक्कर लगाते कि किसी तरह उन चोरों का पता चल जाए, मगर पुलिस वाले अब्बू और भाई को तसल्लियां देकर वापस भेज देते। अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाभी की बहन और खाला वापस अपने घर जा चुकी थी। भाभी के खानदान से भी अफसोस करने के लिए मेहमान आते रहे और जाते रहे। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। मुझे भाभी बहुत पसंद आई थी। घर में आते ही जिस परेशानी का उन्होंने सामना किया था, इन हालात में वो अपने घर भी ना गई और घर में ही सबका ख्याल रखती रही। आज सुबह से ही अम्मी का मूड बहुत खराब था। सोच सोच कर अम्मी को डिप्रेशन रहने लगा। अम्मी ने शाम की नमाज अदा की तो भाभी चाय लेकर अम्मी के पास गई। अम्मी चाय पी लें, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है। मगर न जाने अम्मी को क्या हुआ था। अम्मी ने जवाब दिया, ये चाय उठाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं भी वहीं खड़ी थी। मैंने जब ये सुना तो बोली, क्या बात है अम्मी, भाभी को ऐसे क्यों कह रही हैं? अम्मी ने गरजते हुए जवाब दिया, मैं तेरे सामने जवाब दे नहीं हूं, समझ गई? जिस दिन से ये मनहूस इस घर में आई है, उस दिन से मेरे घर में मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। एक मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। मुझे क्या इल्म था कि इसके पांव इतने भारी होंगे। भाभी भी दुखी थी, क्योंकि उनके भी सारे जेवर चले गए थे। वो बोली, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको इल्म है कि मेरे अब्बू ने कितनी मेहनत से मेरे जेवरात तैयार कराए थे? अगर मैं ये कहूं कि मेरे लिए ये घर मनहूस साबित हुआ है, मुझे क्या पता था कि मैं इस घर में लुटने के लिए जा रही हूं, तो आपको कैसा लगेगा? अम्मी ने जब ये सुना तो भड़क उठी और बोली, जबान तो तेरी बहुत तेज चलती है। मैं चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। मुझसे रहा ना गया और मैंने कहा, अम्मी आप ज्यादती कर रही हैं। हम सभी इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे तो इस मुश्किल वक्त से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। मगर अम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, किरण तू मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझे पढ़ा लिखा कर तो वैसे भी मैंने गलती की है। मैंने कहा, अम्मी मैं आपको पीला दुपट्टा ला देती हूँ, शायद उसकी बरकत से सारे मसले हल हो जाएं। भाभी तो वहीं बैठकर रोने लग गई और कहने लगी कि जब से इस घर में आई हूं मैंने एक दिन सुकून का नहीं गुजारा। मैंने भाभी को हौसला दिया और उन्हें उनके कमरे में ले गई। शुक्र था कि शहर के DSP अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त निकल आए और उनकी वजह से पुलिस वाले उन चोरों को संजीदगी से तलाश कर रहे थे। मैं भाभी के कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि अम्मी चादर ओढ़कर घर से बाहर जा रही थी। मैंने अम्मी को आवाज दी, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मगर अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गई। मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने अब्बू को फोन कर दिया कि अब्बू अम्मी बहुत गुस्से में घर से बाहर गई हैं। मैंने पूछा भी मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। अब्बू ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो परेशान है, आ जाएंगी। अम्मी काफी देर के बाद घर वापस आई। मैंने पूछा भी मगर अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तो अम्मी खिसियानी बिल्ली बनी हुई थी, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। अगले दिन ठीक असर के बाद अम्मी फिर से घर से बाहर चली गई और मगरिब के वक्त वापस आई, मगर वो किसी को बताने के लिए तैयार ही नहीं थी कि यूं अचानक वो कहाँ चली जाती है। खिलाफे तवक्को आज फिर अम्मी असर के बाद जाने के लिए तैयार हो गई, मगर आज मैंने अम्मी से ना पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, क्योंकि मैंने अम्मी के पीछे जाने का फैसला कर लिया। अम्मी घर से निकली और मार्केट की तरफ चल पड़ी। मैं भी अम्मी के पीछे पीछे ही थी। अम्मी ने मार्केट में रुककर रिक्शा लिया और रिक्शे में बैठकर चली गई। मैंने भी रिक्शा रोका और रिक्शे में बैठते ही रिक्शे वाले को कहा कि भाई सामने जो रिक्शा जा रहा है उसका पीछा करें। रिक्शे वाले ने हैरान होकर मुझसे पूछा, बाजी खैरियत है ना, आप उस रिक्शे का पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने कहा, भाई हमारे घर में डकैती हो गई है, जिसका असर मेरी अम्मी ने बहुत ज्यादा ले लिया है। मेरी अम्मी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। सामने वाले रिक्शे में मेरी अम्मी है, वो बताए बगैर घर से निकल आई है। मैं फिक्र में उनके पीछे आई हूँ कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मेरा जवाब सुनकर रिक्शे वाला बोला, बाजी बड़ा अफसोस हुआ, आजकल वाकई हालात बहुत खराब हैं। मैं अम्मी के पीछे थी। 15 मिनट के बाद अम्मी का रिक्शा एक घर के सामने रुका। अम्मी रिक्शे से उतरी और घर के अंदर चली गई। मैंने भी रिक्शे वाले को पैसे दिए और मैं भी अम्मी के पीछे घर के अंदर चली गई। घर अंदर से ज्यादा बड़ा नहीं था। एक कमरे से आवाजें आ रही थी। कमरे के बाहर कुर्सियां रखी हुई थी और कुछ खवातीन उन कुर्सियों पर बैठी हुई थी। मैं उस कमरे के करीब आई
और मैंने झांक कर कमरे के अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर कमरे में एक सादे से पलंग पर काले लिबास में एक औरत बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी और गले में मोटे मोटे दानों वाली बड़ी तस्बीह पहनी हुई थी। आंखें बंद कर कर वो कुछ पढ़ रही थी। उस औरत के सामने प्याले में पानी रखा हुआ था और एक आधा कटा हुआ प्याज पड़ा हुआ था। कमरे में अगरबत्तियां जला रखी थी और खुशबू से ऐसा लग रहा था कि सारी अगरबत्तियां आज ही जला ली हैं। उस औरत के पलंग के सामने नीचे जमीन पर दरी बिछी हुई थी और वहां कुछ खवातीन और भी बैठी हुई थी। मेरी अम्मी बिल्कुल उस औरत के सामने नीचे बैठी हुई थी। अम्मी उस औरत का पांव पकड़कर खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। चंद लम्हों के बाद उस औरत ने कहा, बस कर दे बीबी, अब आंखें खोल ले। मैंने वजीफा कर लिया है, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मुझे लग रहा है कि तेरी बहू तेरे घर के लिए बाबरकत नहीं है। जो माल तेरा चला गया है वो वापस तो नहीं आ सकता, मगर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई नेक सबब करे। अम्मी उसकी बात सुनकर बोली, क्या मुझे अपनी बहू को उसके घर वापस भेज देना चाहिए? तो उस औरत ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मेरे इल्म में जो था मैंने बता दिया। अब आगे जो भी करना है वो तूने अपनी मर्जी से करना है। मैं ये सारा तमाशा खुली आंखों से देख रही थी। मैंने लंबी आह भरी और बाहरी कुर्सी पर बैठ गई और अम्मी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी बाहर आई और मुझे सामने बैठा देखकर छिटक कर रुक गई। मैंने अम्मी को देखा तो मैं भी उठकर खड़ी हो गई। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, अगर आपका काम पूरा हो गया है तो अब हम घर चलें? अम्मी ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। हमने रिक्शा लिया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते अम्मी और मैं खामोशी से रिक्शे में ही बैठे रहे। घर पहुंचकर अम्मी सीधी अपने कमरे में चली गई। ड्राइंग रूम में अब्बू और भाई सोफे पर बैठे हुए थे और भाभी किचन में खाना पका रही थी। मैं ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठ गई। अब्बू ने मुझे देखते हुए पूछा, बेटा, अम्मी और तुम कहाँ गई हुई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, अब्बू, हमारे घर में पीला दुपट्टा, तेज तेज चलना, हर वक्त वजीफे करना, कौवों की आवाज को गौर से सुनना, क्या ये तोहमात कम थी कि अब अम्मी तावीज गंडे करने वालों के पास भी जाने लग गई? न जाने 3 दिन से कौन सा वजीफा करवा रही हैं कि आज उस वजीफे की बदौलत ये इल्म हुआ है कि भाभी हमारे लिए बाबरकत नहीं है और ये कि जो माल चला गया है अब वो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए अब सब्र करना पड़ेगा। भाई ने कहा, क्या? मैंने कहा, जी भाई, अम्मी मुझे साथ कहाँ लेकर जाती हैं? वो तो मैं उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई। इसी दौरान अब्बू ने अम्मी को आवाज दी और अम्मी निहायत तसल्ली से आकर सोफे पर बैठ गई और मुझे कहने लगी, कैसी नाफरमान औलाद पैदा की है मैंने। किस तरह बाप और भाई से मेरी शिकायतें लगा रही है, जैसे मैं कोई गुनाह करके आई हूं। अब्बू ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के पास जाने की? डीएसपी साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे नसीब में हमारा पैसा वापस मिलना लिखा है तो हमें जरूर वापस मिलेगा। तुम्हें उसके पास जाकर क्या मिल गया? उसने भी तो तुम्हें मायूसी लौटा दिया ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो सच भी बोल रही है? इतने में भाई बोले, अम्मी, खुदा के लिए, पहले ही हम सब बहुत परेशान हैं, आप मजीद परेशानियां खड़ी न करें और अपनी बहू के लिए भी अपने दिल में कोई बदगुमानी पैदा न करें। अम्मी ने यह सुना तो भड़क उठी, अच्छा, 4 दिन उसे यहां आए हुए नहीं हुए और उससे तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है? मां से हमदर्दी नहीं है? भाभी खुद अपने नुकसान को लेकर परेशान थी। वो भी जवाब देने से पीछे न हटी, किचन से ही बोली, बस अम्मी, अब यही रह गया है, अब जादू तावीज करें और मुझे इस घर से निकलवा दें। अम्मी ने भाई से कहा, सुन लिया? सुन लिया तेरी बीवी की जबान कितनी तेज चलती है? भाई बोले, अम्मी, खुदा के लिए बस करें, नुकसान सिर्फ हमारा ही तो नहीं हुआ है, उसके भी तो सारे जेवर चले गए हैं। वो तो घर में किसी से नहीं लड़ रही। ये सुनते ही अम्मी उठकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ, मैं ही हर किसी से लड़ती फिर रही हूं। फरजाना की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी थी। अगली सुबह अब्बू के डीएसपी दोस्त की कॉल आई कि उन चोरों का सुराग मिल गया है और उम्मीद है कि हम जल्द ही उनको पकड़ लेंगे। हम सब ये सुनकर बहुत खुश हुए। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद हमारा पैसा और जेवर वापस मिल जाए। अम्मी बजाय खुश होने के बेजार होकर बोली, जिस बाजी के पास मैं जाती हूँ और वो जो इस्तिखारा करती है बिल्कुल दुरुस्त होता है। कल भी उसने इस्तिखारा करके बताया है कि जो माल चला गया है वो वापस नहीं आएगा। आपका ये दोस्त सिर्फ आपका दिल बहला रहा है, इन पुलिस वालों को कौन नहीं जानता। अब्बू ने जब ये सुना तो बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम्हारी बाजी की बात ही क्या है, पत्थर पर लकीर है।
जो उसने कह दिया वही होगा। बजाय दुआ करने के तुम मजीद मायूसी फैला रही हो। ठीक 2 दिन बाद डीएसपी अंकल ने अब्बू और भाई को फोन करके थाने बुला लिया और बताया कि वो चोर पकड़े गए हैं, थाने आकर उनकी शनाख्त कर लें। ये खबर सुनकर अब्बू और भाई बिना कोई बात किए थाने जाने के लिए निकल पड़े। इनको मैंने अच्छी तरह से कायदा पढ़ा दिया है सर जी, घंटे 2 तक फर फर मुंह खोलेंगे। एसएचओ डीएसपी के कमरे में आया और उसने कहा। इतने में अब्बू और भाई भी थाने पहुंच गए। अब्बू सीधा डीएसपी अंकल के कमरे में गए। उन्होंने अब्बू को कुर्सी पर बिठाया और सारी सूरत हाल बताई। भाई ने कहा कि दोनों चोरों ने अपना मुंह लपेटा हुआ था, इसीलिए मैं उन्हें चेहरे से नहीं पहचान सकता। हाँ, उनकी आवाज मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इनको इनकी आवाजों से पहचान लूंगा। आखिर एसएचओ अब्बू और भाई को उन चोरों के सामने लेकर गए। एसएचओ ने उन चोरों से चंद सवाल किए। पहले तो दोनों बोल ही नहीं रहे थे, आखिरकार थोड़ी मार खाकर दोनों बोल पड़े। भाई ने खुशी से जवाब दिया कि बिल्कुल यही दोनों हैं, इन्होंने ही हमारे घर में चोरी की है। उसी वक्त एक कांस्टेबल की कॉल आई। एसएचओ ने कॉल सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसने फोन बंद करके कहा, बहुत मुबारक हो जी आपको, आपके पैसे और जेवर मिल गए हैं। जहां से हमने इन्हें पकड़ा है उसी जगह इन्होंने छुपाया हुआ था। कांस्टेबल आपके पैसे और जेवर लेकर वापस आ रहे हैं। अब्बू और भाई ने यह सुना तो एक दूसरे के गले लग गए। डीएसपी अंकल की खुसूसी मेहरबानी की वजह से हम कंगाल होने से बच गए थे। जब पुलिस ने उन चोरों से तफ्तीश की तो एक और इंकिशाफ हुआ कि शादी से चंद दिन पहले मोहल्ले से जो भी मुबारकबाद देने या भाभी की बरी देखने आता तो अम्मी सबको जेवरात निकाल निकाल कर दिखा रही थी और हर आने जाने वाले के सामने शो ऑफ कर रही थी। बात बाहर निकल गई कि हमने अपने इकलौते भाई की बीवी के लिए बहुत सारा सोना जमा कर रखा था। अब्बू जब ये खबर लेकर घर आए तो अम्मी हक्का बक्का रह गई। अब वो मजीद कुछ कहने के काबिल नहीं थी। भाई ने कहा, अम्मी जान, घर में जो मुसीबत हम खुद लेकर आते हैं वो पीले दुपट्टों से नहीं चलती। मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था, मगर आपने ये क्या हरकत की है? और उल्टा आप अपनी बहू को कह रही थी कि उसके पांव बाबरकत नहीं है। अब्बू भी अम्मी से बहुत खफा हुए। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत खास था जब भाई कमरे में गए और वो पीला दुपट्टा लेकर आए और बोले, अम्मी, आज के बाद मुझे इस घर में पीला दुपट्टा नजर नहीं आना चाहिए और ना ही आइंदा आप किसी जादू टोने के चक्कर में खुद को परेशान करेंगी। अम्मी बहुत शर्मिंदा थी, उन्हें भी अच्छा खासा सबक मिल गया था। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अब्बू और भाई की हकलाल की कमाई वापस आ गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि तोहमात से तो जान छूटी, मगर मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अब अम्मी को ये बातें दोबारा न समझाना पड़े। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें